क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 8.1। आज ये ऑलमोस्ट एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी आपकी। 12 क्वेश्चन नंबर 12 इसका एग्जाम हाँ कर लेना। हाँ सेकंड पार्ट रहता है बच्चे इसका। ABCD इज अ स्क्वायर, वो शो कर रहा था हमें। कैसे शो किया था हमने? हाँ क्वेश्चन नंबर 5 मुझे याद है। डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, बाइसेक्ट राइट एंगल, सो स्क्वायर बन जाता है। किया ना? मुझे याद है किया है। हाँ दिखाओ बच्चे, किया है। लेट तो नहीं आई तुम क्लास में? किया है बच्चे? आई रिमेम्बर बिकॉज ये ना क्यों याद है मुझे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 किया है। करवा देती हूँ। तुम इकट्ठा रजिस्टर नहीं लगाया हुआ है, बीच में मैथ्स बीच में साइंस। क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल, बाइसेक्ट एट राइट एंगल्स वो किए हुए हैं। अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, इक्वल है, वो स्क्वायर है, वो नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट। इसमें कहा है ABCD इज अ रेक्टेंगल इन विच डायगोनल AC bisects angle A as well as angle C. Show that ABCD is a square, वो हमने किया था कि complete angle A is equal to angle C, each 90, half of angle A is half of angle C, तो angle 1 equal to angle 2, ऐसा कुछ किया था। ये 2 लिया होगा, ये 3 लिया होगा और ये एंगल 4 लिया होगा, है ना। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। तो फिर हमने शो किया कि इस ट्रायंगल में ACD में AD और CD आपस में इक्वल है, देयरफॉर एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो गई। रेक्टेंगल विद एडजेसेंट साइड्स इक्वल इज अ स्क्वायर। अब हमें शो करना है कि इसी तरह से प्रूव करना है कि जो डायगोनल BD है वो बाइसेक्ट करता है एंगल B और एंगल D। क्लियर हो गया? तो आप ये प्रूव कर चुके हो ABCD इज अ स्क्वायर, ये हम प्रूव कर चुके हैं ABCD इज अ स्क्वायर। Second part means it by the diagonal bisects angle B as well as angle D. ये ऑलरेडी हमने 1 2 3 4 ले चुके थे, तो उसी फिगर में आई टेक द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब मैं नेक्स्ट वाला ले लूंगी 5 6 7 एंड 8। नाउ वी हैव टू प्रूव diagonal BD bisects angle B as well as angle D. चलो, सो वी नो ABCD इज अ स्क्वायर, ये ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। ABCD is a square, therefore AB is equal to AD and BC is equal to CD. So can I say in triangle ABD, angle 6 is equal to angle 8, and in triangle BCD, angle 5 equal to angle 7. हम यूज कर रहे हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी।
ठीक है। Now if I take CD, DC is parallel to AB. DC is parallel to AB and BD is the transversal. So angle 5 किसके इक्वल होगा? एंगल 8. और हम क्या लिखेंगे इसे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. इतना काफी है. यही वही नंबर 1 लिया, नंबर 2 लिया और नंबर 3 लिया. समझ में आ गया? तो क्या हो जाएगा? 6 कह रहा है आई एम इक्वल टू 8, 5 कह रहा है आई एम इक्वल टू 7 and 5 says I am equal to 8. So from 1 to 3, can I say angle 5 is equal to angle 6 or angle 7 equals to angle 8? From 1 to 3. समझ में आ गया? मुझे जो चाहिए मैं उसी को ले रही हूँ. मैं कह रही हूँ 1 2 3 से मुझे पता है 5 और 6 आपस में इक्वल होंगे और 7 और 8 आपस में इक्वल होंगे और डायगोनल BD bisects angle B as well as angle. Diagonal BD bisects angle B as well as angle D. इसके बाद आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 6. ठीक है. Example 6. ABCD is a parallelogram. P and Q are midpoints of opposite sides ABCD. फिगर बनी हुई है. AQ and DP को इंटरसेक्ट करवा दिया तो हमें प्रूव करना है ये 3 चीजें जो हमें दी हुई है. बाय डिफॉल्ट ना, जैसे कॉन्ग्रुएंसी में हर एक क्वेश्चन में क्या था, ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं, SAS वो सब लगाकर. फिर 2-3 क्वेश्चंस थे जहां पर ओवरलैपिंग फिगर्स बनी थी. तो यहाँ पर जो हमारे क्वेश्चंस हैं मोर और लेस यही आता है कि इसको पैरेललोग्राम प्रूव करो या पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से ट्रायंगल्स हमने ले लिए उस तरह से. दिस इज A, B, C, D, P एंड Q और ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स को लिया है R एंड S. गिवन पैरेललोग्राम ABCD, P and Q are midpoints of AB and CD respectively. AQ and DP intersect at S. इसको कहने का मतलब क्यों है, लिखा क्यों होता है AQ and DP intersect at S? ये क्यों लिखा जाता है? ऐसे ही BQ and CP intersect at R. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का मतलब क्या हुआ? हमने क्यों वर्टिकली ऑपोजिट यूज किया? क्योंकि इससे मैंने इतना शो कर दिया कि जो PSD है वो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करती है. समझ में आ गया? जो ये S पॉइंट है ये PD पर भी लाई करता है, S पॉइंट जो है वो AQ पे भी लाई करता है. दो स्ट्रेट लाइंस है. जब आपको कहा जाता है ना कि ये इंटरसेक्ट एट S या इसको हमने एक्सटेंड किया फर्दर, इसका मतलब मैं उसको एक्सटेंड करने का फर्दर मतलब यहाँ पे अगर लाइन खत्म हुई तो मैंने इसी को फर्दर एक्सटेंड किया. ऐसा नहीं है कि यहाँ गए और एक ट्विस्ट हो गया, ये बेंड हो गया. एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हुई है. ठीक है. समटाइम्स व्हेन यू जॉइन ऐसा होता है कि जैसे कि मैंने यहां से लिया ये चीज और मैंने इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया, तो जो मैं यहाँ पर ले रही हूँ ना पॉइंट, तो वो कुछ ऐसा जाता है. इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए स्ट्रेट लाइन नहीं फॉर्म होती, कुछ ऐसा बेंड होता है. तो इससे इसको क्लियर करने के लिए हम बता देते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही है या वो लाई करता है या वो एक्सटेंडेड है. इस तरह से BQ and CP intersect at R.
राइट। चलो नेक्स्ट आ जाओ। टू प्रूव, आपको तीन चीजें दी हुई है। APCQ, APCQ is a parallelogram. DPPQ is a parallelogram and PSQR. जितना कॉम्प्लिकेटेड लगता है ना उतना ही इजी क्वेश्चन है ये। सिर्फ इसमें आपको फर्स्ट पार्ट प्रूव करना है APCQ, दूसरा हो जाएगा सिमिलरली, और तीसरा इन फर्स्ट टू को यूज करके हो जाएगा। ठीक है। ABCD क्या दिया हुआ है हमें? पैरेललोग्राम दिया हुआ है ना। पैरेललोग्राम में तो क्या होता है? ऑपोजिट साइड्स क्या होती है? पैरेलल। ठीक है। और साथ में क्या होती है ऑपोजिट साइड्स? इक्वल। ठीक है। अगर पूरी पूरी साइड इक्वल है, उनके हाफ्स भी इक्वल होंगे। यूक्लिड आ गया फिर से, है ना। उनके हाफ्स भी पैरेलल होंगे। हो गया प्रूफ, राइट। चलो आ जाओ। प्रूफ में I will write P is the midpoint of AB. So can I say AP is half of AB? Q is the midpoint of CD. तो यहाँ पे AP लिखा है ना, तो BP भी लिख सकते हैं। ठीक है। AP equals to BP. CQ is equal to DQ is equal to half of C. तो गिवन हो गया ना, ये हमें मिड पॉइंट्स गिवन थे। फिर आप कह रहे हो ABCD is a parallelogram. तो I will say AB is parallel to DC and AB is equal to DC. ये क्या है? Properties of parallelogram. Opposite sides are parallel as well as equal. तो अगर पूरी पूरी साइड पैरेलल है तो उनके हाफ्स भी पैरेलल होंगे। हाफ ऑफ AB is parallel to half of DC and half of AB is equal to half of DC. अब AB का हाफ क्या लोगे? मुझे प्रूव करना था APCQ, तो मैं हाफ ऑफ AB क्या लूं? AB लूं या BP लूं? क्योंकि मुझे APCQ को प्रूव करना है पहला, तो मैं हाफ ऑफ AP को क्या ले लूंगी? AP। और हाफ ऑफ DC को क्या ले लूंगी? CQ या DQ? CQ, क्योंकि मुझे वो प्रूव करना है। तो AP is parallel to CQ and AP is equal to CQ। क्लियर हो गया? तो किसी एक पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी आ गई, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी आ गई, तो वो क्या बन गया? पैरेललोग्राम। ठीक है। लिखेंगे सिंस वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज पैरेलल as well as equal, therefore APCQ is a parallelogram. फर्स्ट पार्ट प्रूफ है ना, मुश्किल था। एक स्टोरी सी चल रही है, अगर पूरी पूरी साइड्स पैरेलल है तो उनके हाफ भी पैरेलल होंगे। दिखने में क्वेश्चन लगा था लंबा, उतना ही ये इजी हो जाता है। समझ में आ गया? अच्छा, जैसे आपने AP लिया था, यहाँ पर हाफ ऑफ AB BP ले सकते थे। जैसे मैंने हाफ ऑफ AP में AP लिया, हाफ AB में BP भी ले सकती थी। हाफ ऑफ DC में CQ क्यों लिया? क्योंकि मुझे उसको प्रूव करना था। आपका सेकंड पार्ट कह रहा है DPBQ, तो नाम ही कह रहा है कि एक तो DP लो एक BQ लो, है ना। तो सेकंड पार्ट को क्या लिखेंगे? सिमिलरली वी कैन प्रूव। प्रूव भी करना, जैसे हमने ये प्रूव किया वैसे ही वो भी कर सकते हैं, तो ओवरलैप नहीं करते कभी भी। सेकंड पार्ट में लिखेंगे सिमिलरली वी कैन प्रूव, या सिमिलरली, बस सेकंड पार्ट में इतना ही लिखना होता है। मतलब ये प्रे करो ये क्वेश्चन पेपर में आ जाए। सिमिलरली DPBQ is a parallelogram. सेकंड पार्ट, ठीक है। As DP is parallel to BQ and DP is equal to BQ.
कि हमने ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो इससे ये भी इंटरप्रेट होता है। ठीक हो गया इतना? अब आते हैं थर्ड पे, उसको कैसे प्रूव करेंगे, वो और भी आसान है, उससे सिमिलरली नहीं होता, थोड़ा सा फिर ये देखना है। देखो डीपीबीक्यू जो हमारे पास अब ये पी आर क्यू एस है ना पैरेललोग्राम, ये पिछला वाला गिवन ड्रॉप कर रही हूँ इसके लिए। इसकी साइड देखो आप कौन कौन सी है, मैं इसको हाईलाइट करती हूँ साइड्स को। ठीक है, ये इसकी साइड है पी एस और ये क्यू। किसका हिस्सा है ये, पीडी का और बीक्यू का। और पैरेललोग्राम कौन सा बन रहा था, बीपी क्यू डी या बीपी डी क्यू। ठीक है, मैं लिख रही हूँ बीपी डी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। इसको हमने ये दो साइड्स लेकर, एक बार देख लो फिर लिख लेना, बीपी डी क्यू को मैंने ये दो साइड्स लेके प्रूव किया था, है ना। अब जब मैंने पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया, तो बाकी दो साइड्स का क्या हुआ, पैरेलल हो गई। तो कैन आई से डीपी इज पैरेलल टू बीक्यू, कह सकती हूँ ना। और जो पीएस है वो इस डीपी का हिस्सा है, कि जब हमने कहा था कि दे इंटरसेक्ट एट एस, उसका मतलब यही था कि एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही है। तो डीपी की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ अपने हिसाब से, पीएस। डीक्यू की जगह क्या लिख सकती हूँ, क्यू। और ऐसे ही हमारे पास दूसरा आता है एपीसीक्यू, है ना। एपीसीक्यू इज अ पैरेललोग्राम। तो मैं अब लिख रही थी AQ is parallel to CP, opposite sides are parallel, और इसी का हिस्सा हो गया AQ का SQ is parallel to PR। समझ में आ गया, मैंने APCQ को पैरेललोग्राम प्रूव किया, इस वाले को, इसे प्रूव किया AP और CQ लेकर, ये दो साइड्स लेकर मैंने पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया। तो इससे मैंने निकाला, निष्कर्ष निकाला, या इससे हमने रिजल्ट निकाला कि जो इसकी बाकी की दो साइड्स हैं वो भी पैरेलल हैं। इन पैरेलल साइड से AQ और CP से मैंने अपने जो मुझे चाहिए, मैंने वो वाला पोर्शन उठा लिया और मैंने कहा वो भी पैरेलल होंगे। तो यूक्लिड ने कहा है ना, पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर आल्सो पैरेलल, वही चीज हमने यूज की, है ना। ऐसे ही हमने कहा ये वाला जो हमारा डीपीबीक्यू है, ये वाला ये भी पैरेलल है, कहा। इसको मैंने प्रूव किया DQ और PB लेकर, इससे ले लिया DP और BQ भी पैरेलल है, और जो इनका हिस्सा बन रहे हैं ये PS और QR, जो मुझे चाहिए वो भी पैरेलल है। अब एक क्वाड्रिलेटरल में बोथ द पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो वो क्या हो गया, पैरेलल हो गया। सबसे आसान प्रूफ है इसका, एज बोथ द पेयर्स ऑफ ऑपोजिट sides are parallel, hence PSQR is a parallelogram। समझ में आ गया, PSQR is a parallelogram। जहां पर आपको मिड पॉइंट दे दिया ना पैरेलल साइड्स का, मतलब आप हाफ को तो यूज करोगे ही करोगे। समझ में आ गया, पैरेलल लाइंस पर कोई एक पोर्शन आ जाता है ना, तो वो भी पैरेलल होगा, ये चीज आपकी यूज होती ही होती है। क्लियर हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पर, ये रहता था, ये नहीं करवाया था, हाँ लिख लो। स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 5, इसके बाद नेक्स्ट आओ क्वेश्चन नंबर 5, लिखे सबने ये। नेक्स्ट विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5, जो आपको कहता है कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल में, इसने कहा है शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स अगर इक्वल है, बाइसेक्ट करते हैं और 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं आपस में, तो वो स्क्वायर ही होगा। तो मुझे क्या करना है, मुझे डायगोनल्स के बारे में मेंशन किया हुआ है और मुझे प्रूव करना है कि इनसे स्क्वायर ही फॉर्म होता है।
So ABCD is a quadrilateral. मैंने डायगोनल्स ड्रॉ किए और डायगोनल्स के बारे में मेंशन किया हुआ है, they are equal, they bisect each other at 90 degrees. ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके डायगोनल्स इक्वल है, बाइसेक्ट करते हैं और वो राइट एंगल्स पे बाइसेक्ट करते हैं। तो मुझे प्रूव करना है कि ये क्वाड्रिलेटरल होगा क्या, क्या बनेगा जब ऐसे डायगोनल्स होंगे। तो वो प्रूव करने को कह रहा है कि ये सिर्फ एक स्क्वायर में होता है। तो वो प्रूव करेंगे आप, ABCD इज अ स्क्वायर। स्क्वायर का प्रूव किया जा सकता है, ऑल साइड्स इक्वल एंड वन एंगल 90 डिग्री, है ना। ऑल साइड्स इक्वल तो वो पैरेललोग्राम बन गया। और अगर मैंने कह दिया वन एंगल 90, किसी एक पैरेललोग्राम में एक एंगल 90, ऑल साइड्स इक्वल, तो ऑफ कोर्स इट इज अ स्क्वायर। मतलब ऑल साइड्स इक्वल तो वो रोम्बस बन गया, देन रोम्बस में एक एंगल 90 तो वो स्क्वायर बन गया। तो मैं वही करूंगी, प्रूफ में लूंगी ये दो, देखो जो साथ साथ वाले दो एंगल्स ट्रायंगल्स है, इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल COD। क्यों लिया इनको मैंने? अगर मैं दो ट्रायंगल्स को ले रही हूं तो मैं क्या करना चाहती हूँ, कॉन्ग्रुएंट, है ना। क्या इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं? कैसे? AO is equal to CO, AO is equal to CO given, OD is equal to OD कॉमन। इसीलिए मैं कहती हूँ देखा करो हम लिख क्या रहे हैं। आपने हालांकि ये दो ट्रायंगल्स ले लिए, विच इज ऑल्सो राइट, अगर आपने ये लिखे हैं तभी लो। अगर मैंने AOD और COD लिखा है तो ऑफ कोर्स मैं ऊपर वाले दो लूंगी, उनकी दो साइड्स लूंगी, राइट। तीसरा वाला क्या ले लेंगे, एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COD, क्योंकि ये क्या है 90 डिग्री। समझ में आ गया? देखो जब भी आपने किसी प्रॉपर्टी को प्रूव किया है ना, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंसी के साथ ही किया है, इसके अलावा तो कुछ और नहीं किया। तो मैं क्या ले रही हूँ, therefore ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD। कौन सा रूल लगाया? SSS कॉन्ग्रुएंसी, SAS SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक हो गया इतना? अब ये चीज मैंने क्यों ली, AOD और COD को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, तो इसको मैंने इससे क्या निकालना था जिसे प्रूव किया, तो यानी मुझे कहा हुआ था प्रूव करो, तो मैं क्या लूंगी, AB इज इक्वल टू CD, क्योंकि ये साइड्स ऑफ स्क्वायर आ गई, क्वाड्रिलेटरल की साइड्स आ गई, और इसको मैंने लिखा CPCD। एक तो क्वेश्चन होता है इसमें लिखा होता है प्रूव दिस ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दैट ट्रायंगल, फिर तो समझ में आ गया कि मुझे प्रूव करना था। यहाँ अगर मैंने अपने आप से किसी ट्रायंगल को प्रूव किया है तो मैं उससे कुछ रिजल्ट निकालना चाहती हूँ जिसे मैं यूज करूंगी अपने आंसर के लिए। तो वो ये है कि AD और CD आपस में है इक्वल, तो यहां से मैंने लिया। अब ABCD क्या बन रहे थे, क्वाड्रिलेटरल की साइड्स, तो एडजेसेंट साइड्स इक्वल आ गई। अब बाकी सब हमेशा नहीं करना होता, जैसे हमने AOD और COD को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है, सिमिलरली ट्रायंगल COD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COB और CD इज इक्वल टू BC। ये पूरा आप सर्कल घुमाना है हमने। सिमिलरली ट्रायंगल COB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOB, या फिर मैं ले लूंगी CB या BC इज इक्वल टू AB। घूम गया पूरा चक्कर। AD कह रहा है मैं CD के इक्वल हूँ, CD कह रहा है आई एम इक्वल टू BC, BC कह रहा है आई एम इक्वल टू AB। यहां से और आई कैन से AB इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AD। ऑफ कोर्स इसको साइकिल में लिखो AB BC CD एंड, ठीक है। AB इज इक्वल टू BC
इज इक्वल टू सी डी इक्वल्स टू ए बी। चारों साइड्स इक्वल आ गई। देयरफॉर अब तक मैंने क्या प्रूव कर दिया? ए बी सी डी इज अ rhombus, ऑल साइड्स इक्वल, इट इज अ rhombus। ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें सारी साइड्स इक्वल है, ठीक है। एज ऑल sides of quadrilateral ABCD are equal, therefore ABCD is a rhombus। अब इस rhombus में प्रूव करना है एंगल 90 डिग्री बन गया, ठीक है। इतना लिख लिया हम सबने, समझ में आ रहा है सबको? आप साथ साथ लिख रहे हो। इन केस यू फाइंड स्पीड थोड़ी ज्यादा है या कुछ भी है तो मुझे बता देना। एंड इन केस यू वांट कि आप पहले समझो और फिर टाइम लेना चाहिए लिखने का, इन केस किसी को चाहिए तो वो भी बता दो कि नहीं मैं पहले समझता हूँ फिर मुझे लिखना है, तो वो भी हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे सेकंड पार्ट प्रूव करना है। रोम्बस तक तो हम पहुंच गए, अब स्क्वायर पहुंचना है। स्क्वायर के लिए मुझे एक एंगल 90 डिग्री करना है ना। तो मैं क्या करूंगी, जब इसके मेन एंगल को 90 करना होता है ना, ये वाले दो, तो मैं क्या लूंगी, ट्रायंगल एबीडी, ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। पैरेलल में तो ले लोगे तो हमारे क्या हो जाएंगे, दो कोइंसिडेंट। बस उसको आगे हम कैसे यूज करेंगे, आई विल टेक इन ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल बीएसी। अब ये दो ट्रायंगल्स लिए हैं तो क्यों लिए होंगे, इन्हें क्या करना है हमें, कॉन्ग्रुएंट। ए बी इज इक्वल टू ए बी, क्योंकि क्या है, कॉमन। देन ए सी या बी डी इज इक्वल टू ए सी। देखो मैंने ए सी लिखा पर नहीं लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, बी डी इक्वल टू ए सी। ये क्या है हमें गिवन, और फिर हम क्या लिखेंगे, वी हैव ए डी इज इक्वल टू बी सी विच वी हैव प्रूव्ड अबव। तो अब मैंने कौन सा रूल लगाकर प्रूव किया, ऐसे कौन सा लगाया, ऐसे। I've applied साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। और इससे मेरे पास क्या आ गया, एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए। वही घिसी पिटी कहानी है, बार बार एक ही चीज को रिपीट कर रहे हैं। क्वेश्चन में देखना प्रूफ क्या हो रहा है। अगर आपको इसको 90 डिग्री प्रूव करना है तो आप हमेशा ये दो खड़े हुए ट्रायंगल्स, इस वाले को भूल जाओ। जो आपने कॉन्ग्रुएंसी में भी ऐसा वाला फिगर किया था, उसमें दो ट्रायंगल्स लेकर उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहे हो, ठीक है। बार बार एक ही चीज रिपीट हो रही है, सच में एक ही बार बार इन प्रॉपर्टीज में ना एक ही रूल है, एक ही तरह को हम बार बार वही घिसी पिटे रोल चलता है। ये कॉन्ग्रुएंट है इसलिए ये एंगल जब क्या होंगे, मैं फिर से वही लिखूंगी। नाउ एडी इज पैरेलल टू बीसी, ये बहुत बार लिख चुके हो। एंड ए बी इज ट्रांसवर्सल। होता क्या है, बस आप इसमें गलती क्या करते हो, ट्रांसवर्सल ए बी ना लिखकर कुछ और लिख लेते हो। नाउ आई एम टेकिंग दीस टू एंगल्स, तो ये दो पैरेलल लाइंस और इसकी ये ट्रांसवर्स, समझ में आ गया। सो ए बी इज ट्रांसवर्सल, एंगल डी ए बी प्लस एंगल सी बी ए क्या हो गया, 180 डिग्री। और ये क्या है, को इंटीरियर एंगल्स। वही बात है कि ये x के इक्वल है, x प्लस एक्स इज 180 और x इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो ABCD is a rhombus with one angle 90 degree. Therefore, ABCD is a square. Hence proved. क्लियर हो गया इतना?
इतना क्लियर है? ठीक है। अच्छा, स्कूल में करवाया मैम ने ये? इतना ही करवाया कि इसके अलावा कुछ और करवाया? नहीं नहीं, ये मैम ने ऐसे ही करवाया, इसमें कुछ और भी ऐड किया, मैं खुद करने बताया। मेरे ख्याल से इतना काफी है। अदरवाइज अगर आपने सारी साइड्स को, क्या हो गया, सारी साइड्स को इक्वल प्रूव कर दिया, सारी साइड्स को हमने इक्वल प्रूव कर दिया है, तो आई थिंक वो पैरेललोग्राम और रोम्बस तो बन ही जाता है ना, कि नहीं? बनना ही चाहिए। पूछ लेना मैम से कि मैम इसमें एडिशन करनी है, मेरे हिसाब से इतना काफी है, वरना पैरेलल आपको प्रूव करना है तो क्या करोगे? हमने क्या यूज नहीं किया इसमें, सारा यूज किया है। आई टेक दीज टू ऑपोजिट वाले एंगल्स, ये वाला और ये वाला ट्राइंगल, इन केस हमें इसे पैरेलल भी प्रूव करना है साइड्स को, ऑपोजिट साइड्स को, तो मैं ये वाले दो ट्राइंगल, क्योंकि ये तो कॉन्ग्रुएंट तो हो ही जाएंगे, दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, है ना? फिर हम क्या करेंगे, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये क्या फॉर्म करते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर। वही मैंने कहा ना, दूसरा बटा रूल वही चलेगा हमेशा, दे फॉर्म ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, देयरफॉर AD is parallel to BC, similarly AB is parallel to C. नेक्स्ट लिखो, क्वेश्चन नंबर 9। अब ये डिफरेंट हो गया, राइट? क्वेश्चन नंबर 9 ऑनवर्ड्स जो है, ये अब हम प्रॉपर पैरेललोग्राम वाले क्वेश्चन अलग से, इसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं है, उन सब प्रॉपर्टीज को हम यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है, पैरेललोग्राम ABCD, 2 पॉइंट्स P and Q are taken on diagonal BD such that DP is equal to BQ। एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया है, डायगोनल पे 2 पॉइंट्स लिए हैं, लेकिन कुछ रिलेशनशिप के साथ। ABCD is a parallelogram. This is point Q, this is point P. तो ये 4 पार्ट्स हैं जो आपको प्रूव करने हैं। AP equals to CQ, triangle AQB is congruent to triangle CPD, AQ is equal to CP, and APCQ is a parallelogram। ये वाला क्वेश्चन हो जाए, क्वेश्चन नंबर 10 हो जाए। इनमें ना 9, 10, 11 फिर भी इजी है, 12 थोड़ा सा मुश्किल है, इसमें कंस्ट्रक्शंस करके फिर थोड़ा बहुत हमें सोचना पड़ता है, लेकिन ये तीनों स्ट्रेट अवे हो जाते हैं। आपको दिया हुआ डायरेक्टली, आपको कौन से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करने हैं, कौन से वाला है सबसे पहले वाला? एपी, APD के साथ आप ले रहे हो CQB। खुद सोचो, इन्हें अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो कैसे करेंगे? AD इक्वल्स टू BC, क्यों? AD और BCQ इक्वल होंगे पैरेललोग्राम के बने। दूसरी चीज क्या लेंगे? आपने पहले ये चीज ली, दूसरी क्या लेंगे? BQ इक्वल्स टू DP, ये भी दिया हुआ है हमें, गिवन है। एक चीज और लेनी है, तो ट्राइंगल में आती ही नहीं बेटे, ये वाला ट्राइंगल, वो तो दी नहीं हुई, वो तो हमें प्रूव करनी है नेक्स्ट पार्ट में। हाँ जी, पैरेललोग्राम में अब तक लेते आ रहे हो, फिर क्या लेंगे? अच्छा, पैरेललोग्राम का सबसे पहले नाम ही क्या है? पैरेललोग्राम। क्यों है नाम पैरेललोग्राम से? क्या आएगा? हाँ, तो ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। कौन सी साइड्स पैरेलल ले रहे हो इसमें? BD और CQ, CD, AD और BC पैरेलल है। ट्रांसवर्सल इसको ले लो,
तो ये एंगल किसके इक्वल आ गया, क्या बन गए, क्या रूल अप्लाई किया, ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए दो साइड्स ली थी एक एंगल, समझ में आ गया। ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर रहे हो, दो चीजें आपके पास बिल्कुल स्ट्रेट अवे हैं, कौन सी, एक ये साइड और ये साइड, ये वाली साइड और ये, या तो थर्ड साइड लोगे, तो दोनों को बाहर निकालो, या तो थर्ड साइड लोगे, वो हम ले नहीं सकते क्योंकि हमें सेकंड पार्ट ही वो दिया हुआ है कि इसको प्रूव करो, है ना। तो आई विल लुक फॉर एंगल नाउ, बिकॉज दो साइड्स के साथ एक ही चीज आती है, एस एंगल लेंगे, एंगल में इंक्लूडेड एंगल तो यही वाला आता है। अब आप ये सोचो कि इसको मैं कैसे इक्वल प्रूव कर सकती हूँ, समझ में आ गया। आपने दो साइड स्ट्रेट अवे ले ली कि ये तो इक्वल है, तीसरी चीज आपको समझ नहीं आ रही थी, या तो दो साइड्स के साथ ये वाला रूल है या ये वाला, ये नहीं हो सकता क्योंकि तीसरी चीज जो साइड हम ले रहे हैं वो हमें नेक्स्ट स्टेप में प्रूव भी करनी है, राइट। तो मैं अब एंगल ही देखूंगी और वो भी कौन सा होगा, इंक्लूडेड एंगल, समझ में आ गया। तो अब हम लिखेंगे प्रूफ इन ट्रायंगल एपीडी एंड ट्रायंगल सीक्यूबी, AD is equal to BC, opposite sides of parallelogram. Then we have DP is equal to BQ, ये हमें था गिवन, ठीक है। और तीसरी चीज हम ले रहे हैं, एंगल ADP is equal to एंगल CBQ, क्योंकि हम ले रहे हैं AD is parallel to BC and BD is transversal, तो ये बन गए alternate interior angles. So therefore, by SAS congruency rule, triangle APD is congruent to triangle CQB. By SAS congruency rule, triangle APD is congruent to triangle CQB. समझ में आ गया। और इसी से हम ले लेंगे AP is equal to CQ CP CT, तो आपका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट प्रूव हो गया। अब आ जाओ, ये खुद लिखोगे आप AQB और ये वाला CPB, इसको कॉन्ग्रुएंट करना है, इसे खुद लिखोगे एंड आई विल चेक, लिखो थर्ड पार्ट, आफ्टर यू रिटन फर्स्ट टू पार्ट्स, थर्ड पार्ट बिल्कुल सिमिलर वे में प्रूव करना है, लेकिन इसे प्रूव करोगे आप, लिखिए बच्चे, थर्ड पार्ट पर आ जाओ। दोनों बुक नहीं लिख रहा है, टेस्ट था इसलिए, जो वो नहीं लिख रहा है वो, असमी लिख लिया इनका प्रूफ। हाँ? अगर मुझे इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है तो मैं पहली चीज क्या लूंगी, कौन से दो ट्रायंगल्स लेंगे बच्चे, अच्छा ये जो
हो गया। थर्ड पार्ट भी कर लो इसका, फोर्थ पार्ट भी, और फिफ्थ पार्ट देखो कैसे होगा। हाँ लिख लिया अस्मी, क्यों? मतलब आपका हो गया। क्या लिया तुमने पहले इसमें? पहले कौन सा लिखा है? पहले ट्रायंगल कौन सा लिखा है तुमने? अगर ए क्यू बी लिखा है तो इसमें तो डीपी है नहीं। पहले कौन सा लिखेंगे? बी क्यू इज इक्वल टू, ये तुम्हें लिखा गिवन। दूसरी चीज क्या लिखी है? अब इतना ही लिखा है, दूसरा क्या लिखेंगे? हम्म, इसके बाद क्या लिखेंगे? ए बी इज इक्वल टू क्यू, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। और तीसरी चीज क्या लिखेंगे? जैसे पिछला वाला क्वेश्चन प्रूव किया था ना, पिछला वाला फर्स्ट पार्ट, वैसा ही है। हमारे पास क्या आ जाएगा? एंगल ए बी क्यू इज इक्वल टू एंगल सी डी पी। ये क्या बन गए? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो वही सेम SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्रायंगल AQB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CPD, और यहीं से हमने ले लिया AQ इज इक्वल टू CP CP CP। और फिफ्थ पार्ट में ये दो रिजल्ट, सेकंड और फोर्थ को हमने यूज किया। हम कह रहे हैं AP इज इक्वल टू CQ एंड AQ इज इक्वल टू CP। जो ये देखो AP है, अब देखा करो इधर रश्मि, ये AP है, दिस इज इक्वल टू CQ। डोंट जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन राइटिंग, अंडरस्टैंड एंड देन राइट, है ना। AP और CQ आपस में इक्वल कह रही हूँ, और यहां से कह रही हूँ AQ और CP भी आपस में इक्वल है। तो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो, दोनों के दोनों पेयर, उसे हम क्या बोलते हैं? पैरेलल। ठीक है, लिखेंगे आप। हाँ, ए क्यू इज इक्वल टू AP इज इक्वल टू CQ, AP इज इक्वल टू CQ। A quadrilateral with both pairs of opposite sides equal is a parallelogram. Hence, APCQ is a parallelogram. समझ में आ गया इतना? नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 10। ABCD is a parallelogram. AP and CQ are perpendiculars. ये आप खुद करोगे अप्रूव, कि बहुत डायरेक्ट है, इसमें कोई प्रॉपर्टी प्रूव नहीं करनी। हो गया, नेक्स्ट वाला कर लो। so, मुझे दिया हुआ है ABCD इज अ पैरेललोग्राम
AP and BQ are perpendiculars on the diagonal AC, sorry, on the diagonal BD to prove. तो given है parallelogram ABCD, AP is perpendicular to BD and CQ is perpendicular to BD. To prove triangle APB is congruent to triangle CQD. ये दो ट्रायंगल्स हैं आपके, इन्हें हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है. पहली चीज क्या लेंगे इसमें, AB is equal to BC. Opposite sides of parallel. दूसरी चीज हमें क्या दी हुई है, 90 डिग्री एंगल. एंगल APB is equal to angle CQD, each 90 डिग्री. अब एक साइड एक एंगल ले लिया, या तो तीसरी साइड ले या तीसरा एंगल ले. साइड मिल सकती है कोई इसमें, ना ही परपेंडिकुलर्स के बारे में ना ही DQ के बारे में कुछ मेंशन किया हुआ है आपस में. तो और अब पैरेललोग्राम है तो और क्या ले सकते हैं, एंगल्स कौन से वाले इक्वल, कौन सा नाम बोलो क्या कहते हैं उनको, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहते हैं ना, ये वाला. और ये समझ में आ गया. ट्रायंगल में देखो कौन सा एंगल बनता है, तो हमारे पास आएगा एंगल ABP is equal to angle CDQ. They form alternate interior angles. अच्छा, लाइंस कौन सी पैरेलल हुई थी इनके लिए, DC एंड AB. और ट्रांसवर्सल कौन सी थी, समझ में आ गया. तो कौन से रूल से ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, देख लो फिर से. क्वेश्चन को देखा करो, ये एक एंगल है, ये वाला एंगल है और ये साइड. ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQD. मतलब कहते हैं ना एवरी क्या कहता है, एवरी ग्लोइंग थिंग इज नॉट सिल्वर. वो होता है ना, हाँ, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती. ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड. सो एवरी टाइम दो एंगल्स और एक साइड AS से नहीं होता. ठीक है, एवरी टाइम एक राइट एंगल दिया हो तो RHS नहीं होता. राइट, तो ये चीज याद रखनी है क्योंकि इसके नंबर कट जाते हैं. वहां पे आप कहोगे कि मैम करके तो सारा आए थे, पता नहीं आधा नंबर यहाँ कहाँ से कट गया वहां कहाँ कट गया. मतलब हमने तो किया था 75 मार्क्स का, आए 65 है, ऐसा क्यों. तो ये पॉइंट्स होते हैं जहां पे आपकी गलती होती है. राइट, प्लीज बी केयरफुल. नाउ यू हैव प्रूव दैट द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. नेक्स्ट हम क्या लेंगे, AP इज इक्वल टू CQ और ये क्या हो जाएगा, CP CT. राइट, डायरेक्टली परपेंडिकुलर दिया हुआ है और पैरेललोग्राम का एक रूल which is of parallel lines and alternate interior angles जो हर बार यूज करते आ रहे हो वही यूज किया है. क्वेश्चन नंबर 11 में फिगर गिवन टू प्रूव ड्रॉ कर लो, ताकि कल जब परसों जब करवाऊंगी, कल टेस्ट हो जाएगा, परसों जब करवाऊंगी तो इजीली हो जाएगा. अच्छा, एक चीज याद रखना, बिकॉज बोर्ड्स ने ना 10th बोर्ड्स ने कह दिया है 15th ऑफ फेब से फाइनल बोर्ड स्टार्ट हो जाएंगे. तो आपके 9th में ना तो क्या होगा, बिकॉज बोर्ड्स 15 से स्टार्ट हो जाएंगे. हाँ जी, आप ये याद रखना, आपके जनवरी लास्ट से मुझे पता क्यों है, क्योंकि ना वो वाइंड अप करना होता है, क्योंकि बोर्ड्स पे ध्यान दे देते हैं, फिर आपकी क्लासरूम्स उस हिसाब से वेकेंट हो जाती हैं. तो पिछली बार भी आई थिंक लास्ट टू लास्ट ईयर भी कॉन्वेंट ने ना बहुत जल्दी पेपर्स कर लिए थे, जनवरी 15 को, याद है ना. हाँ, साथ ही वो आप ये ध्यान रखना फाइनल्स. हाँ,
देखिए घर पे ऑब्वियसली नहीं, 3 महीने घर नहीं, जल्दी क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। डीपीएस चाहे ना करें, डीपीएस क्योंकि सेंट्रलाइज चलता है, पर बाकी स्कूल्स कर लेंगे। तो एक चीज प्रिपेयर्ड रहो, सच में। नहीं, सितंबर पेपर, अक्टूबर नवंबर थोड़ी शांति मिलेगी, दिसंबर पेपर और फिर जनवरी में फाइनल्स। थोड़ा सा मैं प्रिपेयर्ड, मैं थोड़ा सा मतलब आज सोच रही थी बिकॉज बोर्ड्स ने दे दिया है 15 फेब से पेपर स्टार्ट हो जाएगा। 15 फेब से पेपर स्टार्ट होने का मतलब है कि आपके साइड वाले जो इश्यूज होते हैं ना, वो साइड एक्स्ट्रा पेपर्स जो होते हैं वो 15 से स्टार्ट हो जाते हैं। मेन जो आपका है वो 24-25 से स्टार्ट होने शुरू हो जाएंगे। तो अगर उस हिसाब से देखें तो आपको भी जल्दी वाइंड अप कर देंगे उसके। तो बी प्रिपेयर, थोड़ा सा मतलब जल्दी स्पीड अप रखना, क्योंकि स्कूल तो एकदम से कहेगा पेपर 15 दिन के बाद है ना। हाँ, कॉन्वेंट की आदत होती है। चलो जाओ।